सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर इंडियन पॉलिटी का, जो पार्लियामेंट के हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3-4 पार्ट्स में हमने पार्लियामेंट करना था, उसका आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड लास्ट लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो है इंडियन पार्लियामेंट में होता है, कैसे एक बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी बिल्स की टाइप होती हैं, किस तरीके से वो लोकसभा में पास होता है, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो, सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन पार्लियामेंट में कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में होता है, थ्रू विच एक बिल जो है वो लॉ बनता है। कैसे, देखना, देखो, एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये प्रोसेस में ना कंडक्ट किया जाता है दो हाउसेज के द्वारा पार्लियामेंट में। देखो, लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ पीपल है और राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है। बिलो एक हमने अब पढ़ेंगे हम कैसे। देखो, इंट्रोडक्शन होती है जो बिल की ना, टाइप्स ऑफ बिल होते हैं। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट मिनिस्टर। 3 मेन टाइप्स ऑफ बिल है। देखो, पहले तो हम पढ़ लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बिल कौन से होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या बात हुई, मतलब जो मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ना, उसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। प्राइवेट बिल क्या होता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इंट्रोड्यूस करता है जो मिनिस्टर नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट, है ना। मनी बिल के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो प्रोसीजर क्या एस्टेब्लिश में, देखो, बिल इंट्रोड्यूस होता है आइदर हाउस ऑफ लोकसभा या राज्यसभा में। मनी बिल के केस में वो लोकसभा में ही होता है, बाकी केसेस में दोनों जगह हो सकता है। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है एक फॉर्मल नोटिस के द्वारा, और पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई मिनिस्टर जो है ये विशेष टू इंट्रोड्यूस ए बिल, जो इंट्रोड्यूस करना चाहता है ना बिल हाउस में, वो लीव सीक करेगा हाउस की। ठीक है, देखो, बिल 3 टाइप के। पहला है ऑर्डिनरी बिल। देखो, ये बिल जो है ना, किसी भी ऑर्डिनरी मैटर जो इन्वॉल्व नहीं करता पैसे को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, लोकसभा के या राज्यसभा के। ठीक है, याद रखना, आइदर हाउस ऑफ लोकसभा या ये बिल जो है पास किया जाना चाहिए बोथ हाउसेज के द्वारा बिफोर बिकमिंग लॉ। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल का केस है जिसमें मनी रिलेटेड मैटर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड मैटर नहीं है, इसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। ठीक है, या हो गया पहला ऑर्डिनरी बिल। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा है मनी बिल। देखो, जो बिल ए बिल दैट एक्सक्लूसिवली जो डील करता है कोई भी मैटर टैक्सेशन का, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट कोई खर्चा करेगी, कोई लोन लेना है या देना है, या मैनेज करना है कोई भी पब्लिक फंड को। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 जो है डिफाइन करता है मनी बिल को। तीसरी चीज पे चलते हैं, मनी बिल हो गया, समझ आ गया। तीसरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? देखो, ये बिल ना प्रपोज किया जाता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने अमेंडमेंट लानी है। ये जो है यूजुअली रिक्वायर होता है, चेंजेस लानी है कोई स्ट्रक्चर में, कोई फंक्शन में, या किसी प्रोविजन में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। ठीक है, इसके लिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। 3 टाइप के बिल हमने पढ़ ली। नेक्स्ट चलते हैं पासेज। देखो, पासिंग कैसे, अब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल अमेंडमेंट बिल, जो भी है, ये तीनों बिल्स को कैसे। देखो, ऑर्डिनरी बिल के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बिल ऑर्डिनरी पास होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, कौन इंट्रोड्यूस करता है। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर है, या कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है मनी बिल। गवर्नमेंट बिल मैंने बता दिया जो इंट्रोड्यूस मिनिस्टर के द्वारा होता है। प्राइवेट बिल जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। नोटिस, देखो, बिल जब इंट्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए प्रायर नोटिस देना पड़ता है हाउस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, गवर्नमेंट बिल, और एक फॉर्मल नोटिस इज गिवन जब वाइल जो प्राइवेट मेंबर है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल हाउस की लीव लेकर, परमिशन लेकर। बिल इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोडक्शन होगी फर्स्ट स्टेज। फिर है फर्स्ट रीडिंग होती है। देखो, पहली रीडिंग एक फॉर्मेलिटी होती है, मतलब बिल इंट्रोड्यूस होता है और उसका टाइटल जो है पढ़ा जाता है, कोई डिबेट या वोट नहीं होता है इस स्टेज पे। किस स्टेज पे? फर्स्ट स्टेज पे। फिर बिल जो है पब्लिश किया जाता है हाउस में और रिकॉर्ड किया जाता है, गेस्ट ऑफिशियल गेस्टेड में पब्लिश किया जाता है। फिर आती है सेकंड रीडिंग। देखो, ये जो सेकंड रीडिंग है ना, यही मेन पार्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली कि जर्नल डिस्कशन होती है बिल पे, कि ऑब्जेक्टिव, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो डिबेट और जनरल प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव बिल के बताता है मेंबर, उसका स्कोप के डिबेट जो फोकस की जाती है, क्या इसके मेरिट से क्या फायदे और उसके पीछे का क्या रीजन है बिल को इंट्रोड्यूस कर, बट नोट कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं डिस्कस किए। फिर मोशन फॉर कंसिडरेशन, डिबेट जब हो जाती है, मोशन एक मूव किया जाता है कि बिल को अप्रूव किया जाए इन प्रिंसिपल्स एंड अलाउ के बिल को सिर्फ अप्रूव किया जाए फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा, ताकि फर्दर प्रोसीड किया जा सके, वोट
ए वोट में बी टेकन वेदर इस पे कंसिडरेशन कंटिन्यू किए जाए बिल पे या नहीं। इसका सेकंड रीडिंग में दूसरा पार्ट आता है डिटेल एक्सप्लेनेशन कमेटी स्टेज या डिस्कशन। देखो इफ अगर कोई डिसीजन नहीं किया अगर बिल पे हुआ है, नो डिसीजन एक टेकन, तो बिल को रेफर किया जाता है स्टैंडिंग कमेटीज, ठीक है। और बिल जो है इज डिस्कस्ड, एक क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया जाता है हाउस में। और कमेटी जो मोस्ट केसेस में बिल रेफर करती है एक सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को, हाउस जो है बिल को ज़्यादातर रेफर किया जाता है एक डिटेल एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें इन्वॉल्व होता है क्लोज बाय क्लोज स्क्रूटनी उस बिल की, कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेप्ट टेस्टिमोनीज और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में भी इंक्लूडेड, जो एक्सपर्ट टेस्टिमोनीज, एक्सपर्ट कोई स्टेक होल्डर्स हैं जो बिल जो नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है। बहुत सी कमेटी जो है, कमेटी अमेंडमेंट भी जो है इस बिल में प्रपोज कर सकती है, और जो डिस्कस किया जाएगा हाउस पे, वो माना जाएगा या ना माना जाएगा वो तो हाउस पे है ना डिपेंड। आफ्टर कमेटी की जब डिलिब्रेशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है कमेटी की, तो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो हाउस को कि ये अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए बिल में, ये लूप होल्स हैं, इसको बाहर करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी सेकंड रीडिंग में। फिर आती है थर्ड रीडिंग। देखो थर्ड रीडिंग जो है वो फाइनल स्टेज है, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं हम, याद रखना ये फाइनल स्टेज है जहां पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ दिस इज अ डिबेट, एक फाइनल वर्जन ऑफ बिल तैयार किया जाता है, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सारे अमेंडमेंट में जो है ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग, और कमेटी स्टेज से गुजर के बिल आ जाता है। अब नो फर्दर अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज ड्यूरिंग दिस, जो कुछ करना था वो सेकंड रीडिंग में आपने करना था, ठीक है। अब वोटिंग, तो हाउस क्या करता है कि वेदर ये बिल पास होना चाहिए इंटायरली, अगर पास हो गया तो वो मूव कर दिया जाता है दूसरे हाउस में। आइदर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में पास भेजा जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहां इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एक हाउस का हो गया, दूसरे हाउस में चला गया। कंसिडरेशन ऑफ, देखो द बिल आफ्टर पासिंग द फर्स्ट हाउस मूव्स टू द सेकंड हाउस। अब यहाँ पे जो अगर इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में तो वो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में जाएगा। अब सेकंड हाउस भी क्या करता है, बिल को जो है ऑर्डिनरी बिल में फर्स्ट रीडिंग होती है, कोई डिबेट नहीं होता, फिर सेकंड रीडिंग यहाँ जनरल डिस्कशन होती है, इफ नेसेसरी अगर डिटेल एग्जामिनेशन होती है कमेटी के द्वारा, है ना, फिर राज्यसभा की कमेटी भी तो है ना, लोकसभा, फिर थर्ड रीडिंग जो फाइनल अप्रूवल ऑफ द बिल। पॉसिबल सिनेरियोज इन अदर हाउस, कि अगर सेकंड हाउस जो है बिल को बिना अमेंडमेंट्स के पास कर देता है तो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अगर सेकंड रीडिंग में सेकंड हाउस जो है वो बिल में कुछ अमेंडमेंट जो है सजेस्ट करता है तो फर्स्ट हाउस कंसीडर करता है ये अमेंडमेंट को जिसने इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर बोथ हाउस जो है एग्री हो जाए इस अमेंडमेंट के फाइनल टेक्स्ट ऑफ द बिल जो है, तो वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अगर एग्री नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी बिल के केस याद रखना, तो जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की बुलाई जाती है फॉर ऑर्डिनरी बिल, नोट मनी बिल, ओके, ऑर्डिनरी बिल के लिए। तो जॉइंट कमेटी जो है वो किसके द्वारा कन्वे की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। चेयर किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर लोकसभा के, और डिसीजन जो है जॉइंट सिटिंग का वो फाइनल होता है। इस तरीके से एक ऑर्डिनरी बिल जो है शुरू की शेप से फाइनल शेप तक आता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का असेंट, देखो जैसे ही बोथ हाउस पास करते हैं बिल को, ऑर्डिनरी बिल को, तो विद और विदाउट अमेंडमेंट ये सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को उसके असेंट के लिए, उसकी हामी भरने के लिए। अब प्रेसिडेंट का रोल देखो, प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव द असेंट, तो बिल जो है अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो बिल जो है लॉ बन जाएगा, और विद होल्ड द एसेट रेयरली डन, मतलब विद होल्ड कर लेगा, नहीं देगा उसको ऐसा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है, विद द रिक्वेस्ट ऑफ द रिकंसिडर किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। हाउएवर अगर रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ने भेज दिया और बिल जो है दोबारा पास कर देते हैं बोथ हाउस, और प्रेसिडेंट को तब एसेंट देना ही पड़ेगा, समझे। तो प्रेसिडेंट का एसेंट जो है जब बिल जो है वंस जब प्रेसिडेंट ने साइन सिग्नेचर कर दी है, हामी भर दी, तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा और पार्लियामेंट को, और ये इन्फोर्सेबल होगा एज ए लॉ। इस तरीके से एक ऑर्डिनरी बिल जो है फाइनल स्टेज तक जाता है और लॉ बनता है, ठीक है। हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम चलते हैं मनी बिल की तरफ। देखो ये एक स्पेशल कैटेगरी है लेजिस्लेचर की इंडियन पार्लियामेंट में, जो डिफाइन और गवर्न की जाती है आर्टिकल 110 के द्वारा। किसके द्वारा, आर्टिकल 1010 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के।
मनी बिल जो है प्राइमरली कंसर्न होता है फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं पैसों से रिलेटेड गवर्नमेंट इंडिया, सच एज कोई टैक्स लगाने हैं, कोई गवर्नमेंट का को खर्चा करना है, या कुछ बोरो करना है, कहीं से उधार लेना है, या कोई एलोकेट करनी है, कोई फंड्स किसी को देनी है। तो ये प्रोसीजर जो पासिंग का मनी बिल वो थोड़ा अलग है और डिफरेंट है रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। आर्टिकल 10 क्या डिफाइन करता है कि ए मनी बिल इज डिफाइंड एज ए बिल जो एक्सक्लूसिवली डील करे फॉलोइंग मैटर। कौन कौन से? कोई इम्पोज करना है, या कोई अबोलिश हटाना है, या कम करना है, या बदलना है, या रेगुलेट करना है कोई भी टैक्स, ठीक है, या बोरो करना है मनी बाई गवर्नमेंट, कोई भी रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो बोरोइंग की प्रोविजन, एक्सपेंडिचर जो ट्रेजरी या फंड से कहीं से खर्चा करना है, या कोई भी अदर रिलेटेड मैटर जो फंड एलोकेशन की जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कोई भी मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा जाएगा, एलोकेट किया जाएगा किसी को, उसके रिलेटेड है मनी बिल, ठीक है। अब ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता मनी बिल, याद रखना। मनी बिल राज्यसभा का लिमिटेड रोल होता है। जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में तो ये राज्यसभा के पास भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। अब देखो मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल में, फाइनेंस मिनिस्टर्स या कोई और अथॉराइज जो गवर्नमेंट मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करेगा। पहली रीडिंग होगी, कोई डिबेट नहीं होगा। सेकंड रीडिंग होगी, यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव मनी बिल के बताए जाएंगे, यहाँ पर डिबेट होगा। हाउएवर नो डिटेल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट ऑन दिस स्टेज। मोशन मूव किया जाएगा कंसिडरेशन के लिए बिल के, फिर डिस्कस होगा बिल, तो बिल जो है वोट पे डाला जाएगा। लोकसभा अगर अप्रूव कर लेगी इंटायरली इस बिल को और विद अमेंडमेंट, है ना, तो फिर क्या थर्ड रीडिंग होगी। आफ्टर पासिंग जो सेकंड रीडिंग जो फाइनल वर्जन है बिल का वो प्रेजेंट होगा थर्ड रीडिंग के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे बिल के प्रोविजंस को, एनी अमेंडमेंट मेड जो सेकंड रीडिंग में अमेंडमेंट हुई थी, फिर फाइनली वोट किया जाएगा। अगर बिल अप्रूव हो गया तो ये राज्यसभा को मूव किया जाएगा। याद रखना अगर मनी बिल लोकसभा में पास नहीं होता तो सरकार गिरने का खतरा होता है। कोई भी गवर्नमेंट बिल अगर नहीं पास होता है तो गवर्नमेंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया जा सकता है कि इस बिल के पास मेजोरिटी ही नहीं, तो मनी बिल ज़्यादातर केसेस में पास हो जाता है। अब कंसिडरेशन देखो, बिल जो है राज्यसभा के पास भेजा जाता है जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इनके पास मैक्सिमम 14 दिन होते हैं कंसीडर करने के लिए बिल। अगर राज्यसभा इस बिल को अमेंड नहीं कर सकती है लेकिन सजेस्ट कर सकती है अमेंडमेंट, राज्यसभा अगर एक्ट नहीं करती है 14 दिन के पीरियड में तो बिल को माना जाएगा कि वो पास कर दिया गया दोनों हाउसेस के द्वारा, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स जो हैं अगर प्रपोज कर रही है राज्यसभा तो ये लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, नहीं मानेगी तो भी पास हो जाएगा बिल। तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है, ठीक है। अब क्या है, रिटर्न टू लोकसभा। अगर राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं कि लोकसभा इसे इन्हें कंसीडर करे, अगर लोकसभा इन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को, अब बिल फिर फाइनल शेप ले लेगा, ठीक है, पास हो जाएगा इस फाइनल शेप। अब प्रेसिडेंट एसेट, अगर बिल जो है पास कर दिया दोनों हाउसेस के द्वारा वो लोकसभा अलोन और बाई लोकसभा अलोन, तो राज्यसभा नहीं एक्ट किया इस पर कुछ, तो बिल जो है प्रेसिडेंट की एसेट के लिए भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट को एसेट देना ही पड़ेगा क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है कि विद होल्ड करना है एसेट रिगार्डिंग मनी बिल। ज़्यादातर मनी बिल जो है प्रायर परमिशन के साथ, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे एसेट देना ही पड़ेगा, विद होल्ड नहीं कर सकता उस एसेट को, ठीक है। हाँ, रिटर्न कर सकता है कि चलो कोई रिकंसिडरेशन के लिए अगर पार्लियामेंट दोबारा भेज दे तो दोबारा हो जाए, लेकिन ऐसा करती नहीं है। मोस्ट केसेस में प्रेसिडेंट, मोस्ट केसेस का मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट साइन करेगा क्योंकि उसी की प्रायर रिकमेंडेशन से तो इंट्रोड्यूस किया। अब टाइम फ्रेम देखो, लोकसभा को ना मनी बिल जो है विद इन 14 डेज के अंदर डेट ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर पास होना चाहिए, और राज्यसभा को मनी बिल को 14 दिन के अंदर उसके रिसीव होने के बाद देना है। अगर वो फेल हो जाए तो उसे पास माना जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये एसेंट देना ही है मनी बिल का जब वो पास किया गया दोनों हाउसेस के द्वारा, चाहे लोकसभा के द्वारा पास किया हो, राज्यसभा में ना भी एक्ट किया हो कोई भी, तो भी उसको प्रेसिडेंट को एसेंट देना होगा, ठीक है। ये मनी बिल रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ मनी बिल देख रहे थे। एज वी डिस्कस मनी बिल जो है स्पेशल सब टाइप्स होती है। एक फाइनेंशियल बिल, एक मनी बिल जो एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, जैसे टैक्सेशन गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 10 एक्सपेंडिचर बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट या अदर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो जिसको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स की जरूरत है पासिंग की, तो वो 110 के अंदर डिवाइड किया। अब एक और कैटेगरी है जो आर्टिकल 117 में है, जो वो ये जो है टैक्सेस बोरोइंग, या देखो ना ये भी जो है रेगुलेशन जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको CFI भी हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
है ना, या कुछ दूसरे फाइनेंशियल प्रोविजंस है। की डिफरेंस फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और मनी बिल में ये है कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में बाकी प्रोविजंस भी हो सकते हैं जो टैक्सेशन के अलावा भी हैं पब्लिक मनी के, जैसे कोई पब्लिक पॉलिसी भी इसके साथ अटैच की जाती है, कोई और लेजिस्लेटिव टॉपिक्स भी जो हैं होते हैं जो जो स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं, जैसे कोई साथ में पेन कार्ड रिलेटेड लॉ भी इसके साथ अटैच हो। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जो आर्टिकल 17 में है, ये बिल जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, बट ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है फाइनेंसिस या स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक फंड, है नॉन फाइनेंशियल है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, जैसे इंपोजिशन या मैनेजमेंट कोई पब्लिक फंड का है, इन ए वे कि इट डज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, जो आर्टिकल 1110 में नहीं डिफाइंड है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ बिल है ना, इसको अप्रूवल रिक्वायर होती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की एसेंट सेम मैनर में जैसे ऑर्डिनरी बिल में होती है। तो ये जो है मनी बिल के प्रोसीजर में नहीं आता और ये अमेंड किया जाता है दोनों हाउसेज के द्वारा। तो मनी बिल में जो है कौन कौन से में राज्यसभा की पावर नहीं है, एक जो आर्टिकल 1110 में आता है मनी बिल, और एक जो फाइनेंशियल बिल 117 में कैटेगरी 1 में आता है। तो याद रखना उनमें राज्यसभा में इतनी पावर नहीं है, लेकिन जो कैटेगरी 2 में आता है ना, उसमें जो है इक्वल पावर्स होती है। ठीक है, रोल ऑफ राज्यसभा, देखो मनी बिल जो है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है मनी बिल में सजेशन करने के लिए, और अगर वो नहीं एक्ट करती है 14 दिन में तो वो मनी बिल डीम पास। कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में जो दीज टाइप ऑफ बिल हैं, उनमें क्या होता है कि जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मनी रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेड पावर नहीं होती है राज्यसभा में, ये जो है सिमिलरली एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास होता है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जब दो हाउसेज ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा जो है ना, ये एक मैकेनिज्म है, जब डिसएग्रीमेंट या कोई डेडलॉक हो जाए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कोई सर्टन टाइप ऑफ बिल में, है ना, या प्राइमली जो ऑर्डिनरी बिल होता है, जो प्रोसीजर जो ले आउट किया गया आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वाइंट सीटिंग अलाउ करती है दोनों हाउसेज को एक साथ मिल के जो है वोट करने के लिए, किसी रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए। जब डेडलॉक हो जाए कि ये सेकंड हाउस भी नहीं मान रहा उसके अमेंडमेंट्स, फर्स्ट हाउस जिसने इंट्रोड्यूस किया वो भी नहीं मान रहा, सेकंड हाउस भी नहीं, दोनों में डेडलॉक हो गया, या ये पास कर दिया ये नहीं किया है, तो उस केसेस में ज़्यादातर होता है। जॉइंट सीटिंग जो है कन्वर्ड ओनली इस केस जहाँ डेडलॉक हो गया ऑर्डिनरी बिल के केस में। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि जो जॉइंट सीटिंग है वो मनी बिल के केसेस में नहीं होती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल में नहीं होती है, या बिल रिगार्डिंग जो इम्पीचमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसके केस में भी नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में, याद रखना। ठीक है, इसको हेड कौन करता है? स्पीकर करता है, हमने पिछले चैप्टर लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, डेडलॉक का कंडीशन, जब बिल पास किया जाए एक हाउस की तरह ऑर्डिनरी बिल और दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया हो, या ऑर्डिनरी बिल पास किया हो एक हाउस ने, लोकसभा ने, और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया हो, तो बिल रेफर क्या किया जाता है? जॉइंट सीटिंग के लिए। बिल नॉट कंसीडर्ड बाय वन, इफ द एक ऑर्डिनरी बिल कंसीडर नहीं किया गया एक हाउस के द्वारा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यूजुअली 6 मंथ तक जॉइंट सीटिंग को बनाई जा सकती है। अगर दोनों हाउस डिसएग्री कर रहे हैं अमेंडमेंट में जो बिल ने बनाया गया, ठीक है, तब प्रेसिडेंट कॉल करता है जॉइंट सीटिंग के लिए कि वो आए। अब प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग जॉइंट सीटिंग, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिस्पॉन्सिबल है समन करने के लिए जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट कॉल करता है जॉइंट सीटिंग अगर लोकसभा और राज्यसभा इस रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं डिफरेंसेस जो ऑर्डिनरी बिल पे आए हैं आफ्टर रिपीटेड कंसिडरेशन। चेयरपर्सन कौन होता है जॉइंट सीटिंग का? लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर होता है, वो नहीं अवेलेबल है तो डिप्टी स्पीकर जो है चेयर करेगा इन सेशन को। अच्छा, मेंबर प्रेजेंट, ऑल मेंबर जो पार्लियामेंट के बोथ लोकसभा के और राज्यसभा के जो है वो एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए जॉइंट सीटिंग, सबके पास एक वोट होता है। ठीक है, अब हम कुछ जो है मिसलेनियस टॉपिक्स 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे ना बजट वाला, कि बजट कैसे पास होता है पार्लियामेंट, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, बहुत बार नाम आया। देखो कंसोलिडेटेड फंड ना एक सेंट्रल फंड है, ठीक है, जहाँ सारे रेवेन्यू जो है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स लोन्स जो हैं वो इस फंड में इकट्ठे होते हैं, या जितने भी बोरो किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या डिपॉजिट किए जाएंगे यहाँ पे किए जाएंगे। ये रेगुलेट किया जाता है और मैनेज किया जाता है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है और मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के लिए। ये इंक्लूड करता है जो मनी कलेक्ट किया गया है वेरियस सोर्सेज से, जैसे टैक्सेस से, जैसे बोरोइंग से, जैसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, नॉन रेवेन्यू जो फीस फाइन इनकम जो पब्लिक इंटरप्राइजेज वो भी यहीं आती है। जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अप्रूव किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो यहाँ से किए जाते हैं, फिर इस फंड से निकाले जाते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सीएफआई से निकाल लेगी, नहीं, गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट अप्रूव करेगा फिर निकालेगी। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे वॉर या नेशनल क्लाइमेटी आ गई है, और तब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना हो सकता है। एवरी स्पेंडिंग जो विड्रॉल वो रिक्वायर्ड होती है, एक अप्रोप्रिएशन, एक बजटरी एलोकेशन होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव की जाती है। हम नेक्स्ट में इसको इजीली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पब्लिक अकाउंट फंड एक होती है जो ये सेपरेट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। पब्लिक अकाउंट जो है ना वो सेपरेट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये जो है ना जो सीएफआई है वो कंटेन करता है फंड जो गवर्नमेंट ने रेज किया है टैक्स, बोरोइंग या दूसरे सोर्सेज से। लेकिन पब्लिक अकाउंट जो है ना वो कंसिस्ट करता है फंड जो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी रखे हुए हैं अपने पास किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, देन रिटर्न और डिस्पर्स एज पर रूल। आर्टिकल 266 सब क्लोज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि ए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड विच स्टेट के नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब कि गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है और मैनेज करती है फंड को किसी स्पेसिफिक पर्पज से, जनरली पब्लिक या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हो। फंड जो है ना पब्लिक अकाउंट, ये नोट गवर्नमेंट के अपने पैसा नहीं है, ये मनी जो है ना गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट वेरियस एंटिटीज या पर्पजेज के लिए रखा है जो स्पेंड किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा एज पर रूल और इंस्ट्रक्शन जो गवर्न करते हैं ईच अकाउंट को। तो ट्रांजैक्शन जो पब्लिक जो है ये टेम्परेरी नेचर है, मीनिंग कि ये मनी जो है वो पास या रिटर्न कर दिया जाएगा जब लोगों को एज पर नॉट अपोज टू सीएफसी जो जिसको जो परमानेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। तीसरी चीज एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। देखो ये प्राइमरीली जो ये फंड है कोई अर्जेंट या कोई अनफोर्सिन ये पैसा इसमें डाला जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, और रखा जाता है। कोई अनएक्सपेक्टेड जो है ना, कोई एंटिसिपेटेड जो एंटिसिपेट नहीं किया गया है एनुअल बजट में, है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई संकट आ गया है, कोई इमरजेंसी इन नेचर है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू आ गया या कोई अदर कोई इमीडिएट नीड है ना, तो उसके लिए रखा। ये ना क्विक रिलीफ है गवर्नमेंट के लिए। इस जब जो है पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं लिया जा सकता, विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल के भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये फंड एस्टेब्लिश किया गया 267 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अलो करता है गवर्नमेंट को कि कभी अनफोर्सिन या कोई इमरजेंसी एक्सपेंडिचर है, कोई सुनामी आ गई है, कोई डिजास्टर आ गया है, कोई वॉर टाइम का है, तो इस पैसे को जो है गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ऑन लेटर डेट, कि पार्लियामेंट से बाद में अप्रूवल ले लेंगे, पहले खर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने आज क्या पढ़ा, हमने पहले किस तरह से बिल जो है पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है किस तरीके से बिल, किस तरह से उसको पास किया जाता है बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, फाइनेंशियल बिल कैसे पास होता है, मनी बिल कैसे पास होता है, ये सारी हमने पढ़े, ठीक है। किस हाउस में कितनी पावर है उस बिल को पास करने के लिए, ठीक है। ये सारी डिटेल वाइज पढ़ी हमने। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में क्या क्या होता है वो डिस्कस किया, ठीक है। ओके, कैसे बिल लॉ बनता है, प्रेसिडेंट का एसेंट कैसे मिलता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि तीन टाइप की जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, कंटिजेंसी फंड, ठीक है। ये तीन फंड्स जो है हमने पढ़ी, ठीक है। ये क्यों क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे पार्लियामेंट में बजट जो है बजट पास किया जाता है, ठीक है। कैसे अप्रोप्रिएशन बिल, कैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास होती है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड उससे हैं, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ के हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे वो लेक्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।